देश में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा ये रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिन्हें अब इनके देश भेजा जाएगा। और सवाल मैम मेरा आपसे ये भी है कि जैसे कि आप एक एडवोकेट भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों को बचाने के लिए याचिका डालने वाले लोग भी हमारे देश से ही हैं। बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देने वाले भी हमारे देश के ही लोग थे। अफजल गुरु की फांसी रोकने वाले भी हमारे देश के ही लोग थे। निर्भया के बलात्कारियों को फांसी से छुटकारा दिलवाने वाले भी हमारे देश के ही लोग थे। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ने वाले भी हमारे ही देश के लोग थे। आतंकवाद और मुजाहिद को सहारा और रोटी बोटी देने वाले भी हमारे ही देश के लोग थे। कश्मीर में कश्मीरियत के नाम पर हिंदू मुक्त कश्मीर बनवाने वाले भी हमारे ही देश के लोग थे। यासीन मलिक के साथ तंदूरी और चिकन तंदूरी तोड़ने वाले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत निर्णय और बहुत ही खूबसूरत ऑर्डर पहली बार सर्वोच्च न्यायपालिका ने लिया है। पहली बार आज एहसास हो रहा है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को ये एहसास तो हुआ कि ये जो घुसपैठियां हैं ये देश को खोखला कर रहे हैं। ये जो घुसपैठियां हैं ये देश में आतंक मचा रहे हैं। ये जो घुसपैठियां हैं ये देश में कहीं ना कहीं आतंकी माहौल क्रिएट करते हैं और ना जाने कितनी अफरा तफरी का माहौल करके पब्लिक और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा चुके हैं। ना जाने कितने पुलिस ऑफिसर वर्दी में इनकी वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं। कम से कम सर्वोच्च न्यायपालिका को अब यह एहसास हुआ, और एहसास भी ऐसे नहीं हुआ। जब पहलगाम अटैक हुआ, करके देश की 26 बेटियों को विधवा किया और उनके सिंदूर को उजाड़ा, और तब यह पता चला, देश की सरकार ने जब 45 घंटे का समय दिया कि निकलो यहां से, तब पता चला कि उत्तर प्रदेश की 22 महिलाओं ने 95 बच्चा पैदा किया है। तब पता चला कि जम्मू कश्मीर की बेटियां जो हैं, बाबुल यहाँ का है, बुलबुल वो पाकिस्तान की हैं। तब पता चला कि देश की, भारत की बेटियां और पेट में बच्चा जो है वो पाकिस्तान का लेकर के आई हुई हैं। तब पता चला कि पंजाब में 83,000 मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो पाकिस्तान की बहुएं हैं। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को अब ये एहसास हुआ, वो दृश्य देख करके, कि वाकई में ये जो घुसपैठियां हैं ये कोई साधारण नहीं है। ये अपने रोजमर्रा की जिंदगी और अपने रोटी के लिए, अपने आसरा के लिए यहाँ पर नहीं घुसे हैं, बल्कि इस देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए घुसे हैं। तब सर्वोच्च न्यायपालिका को लगा कि भैया, इंदिरा गांधी ने भी तो कहा था, और वो भी देश के सबसे बड़े चैनल BBC वर्ल्ड न्यूज को कहा था कि जो घुसपैठियां हैं उन्हें जाना तो पड़ेगा। ये तब उनको इंदिरा गांधी का वो इंटरव्यू भी याद आया जब उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के एक जज के बारे में कहा था कि अगर जज ही सारा फैसला कर लेगा तो हमने संसद बनाया क्यों है, हमने स्पीकर बैठाया क्यों है, हम देश की जनता से चुन करके हम पार्लियामेंट में, लोकतंत्र के मंदिर में बैठते क्यों हैं, लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा क्या है, लोकतंत्र के मंदिर पर लोगों की आंखें क्यों टिकी रहती हैं, लोकतंत्र के मंदिर पर इतना विश्वास क्यों है। तब इंदिरा गांधी का दोनों इंटरव्यू सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस को याद आया, और तब उनको एहसास हुआ कि देश के साथ और खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, देश के साथ और कोई मजाक नहीं किया जा सकता है, देश के नागरिक को और डरावने माहौल में नहीं रखा जा सकता है, देश की सेना पर और ज्यादा भार नहीं डाला जा सकता है। मैं पूछना चाहती हूं उन प्रत्येक जजेस से जो गुरेज करते हैं देश के हित में फैसला लेने से, कि अगर कभी आर्मी इस देश की कमजोर पड़ी तो किसके पास जाओगे। तुम भले ही हजारों सिक्योरिटी में इस देश के जजेस रहते हैं, उनको सारी सुविधाएं सरकार देती है, उनको सारे लैविश लाइफ सरकार देती है। इसी के साथ अगर हम बात करें इन्हीं अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की, तो आपको ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा नजर आते हैं, क्योंकि देश में कई लाखों ऐसे लोग हैं जो कि भारत में रह रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर ड्राइव भी चलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ये लोग जो आज देश में बसे हुए हैं, ये कोई अभी से नहीं आए हैं, सालों से यहाँ पर आए हैं, और जब इनसे और इन्होंने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा भी किया हुआ है। और ये जो बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की गई है, क्या कहेंगी प्रशासन और वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए?
बड़ी कार्रवाई अहमदाबाद में की गई है, बड़ी बड़ी कार्रवाई गुजरात के कई इलाकों में की गई है, और सबसे बड़ा जो डिकोड किया गया है घुसपैठियों का वो महाराष्ट्र में किया गया। तब मैं महाराष्ट्र में ही थी, बल्कि बुलडोज़र वगैरह चला करके सबसे बड़ी कार्रवाई जो अभी देश में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है वो महाराष्ट्र में फडणवीस जी के नेतृत्व में हुई है। देखिए, मैं 2018 से इस बात पर गुहार लगा रही हूँ, और हम पश्चिम बंगाल के कैलकाटा हाई कोर्ट में मेरी 3 याचिकाएं हैं जिसमें मैंने साफ सुथरे अंदाज में कई प्रूफ के साथ मैंने दिया है कैलकाटा हाई कोर्ट को कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा नेता है जिसका पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन है, एक ऐसा नेता है जिसका बांग्लादेश से डायरेक्ट कनेक्शन है, और ममता बनर्जी की सरकार में उसको मंत्री पद पर बैठाया गया है। आप सोचिए, ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी, ये पाकिस्तानी हमारे भारत देश के लिए ठीक वैसे ही खतरा है जैसे एक काठ की अलमारी में दीमक होता है। दूर से समझ में नहीं आता है कि उस अलमारी को धीरे धीरे दीमक खा रहा है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरी अलमारी भूसा बन करके नीचे बैठ जाती है, और तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तब हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। मैम, इसी बांग्लादेशी और रोहिंग्या, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों से छुटकारा पाने के लिए एनपीआर हो या फिर एनआरसी, आपको कितना? मुझे लगता है कि एनआरसी इमीडिएट। कल सुबह हम उठे और हम देखे कि अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज शाम के 8 बजे से एनआरसी लागू हो चुका है। मैं ये चाहती हूं कि जो मेरा हक है, जो मेरी जमीन है, जो मेरा, जिस पर मेरा अधिकार है, उस पर बांग्लादेशी घुसपैठिया क्यों बैठेंगे, उस पर रोहिंग्या घुसपैठिया क्यों बैठेंगे, उस पर पाकिस्तानी घुसपैठिया क्यों बैठेंगे? प्रकाष्ठा देखिए, विडंबना देखिए कि पाकिस्तान का पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति जम्मू कश्मीर के विधानसभा इलेक्शन में वोट डालता है। विडंबना देखिए, प्रकाष्ठा देखिए कि 2007 में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने वाला 53 आदमी, जिसमें 17 आदमी भारत में रह जाता है, वो 2008 में नागरिकता लेने की कोशिश करता है, और नागरिकता ना मिलने के बावजूद अब्दुल्ला परिवार के नेतृत्व में उसको जम्मू कश्मीर के वक्फ ट्रिब्यूनल का मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, और छोटे भाई को जम्मू कश्मीर का पुलिस बनाया जाता है। सोचिए, कैन यू इमेजिन? ये इतना जरूरी है एनआरसी करना, इतना जरूरी है जैसे सांस लेना जरूरी होता है, जैसे सोना जरूरी होता है, जैसे खाना जरूरी होता है, जैसे एक व्यक्ति अगर शिक्षित ना हो तो वो अंधा होता है, उसके लिए सारी चीजें अंधेर होती हैं। उसी तरीके से इस देश को बचाने के लिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, इस देश की सभ्यता, संस्कृति, सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, इस देश में भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए एनआरसी जरूरी है। 2019 में इसी केंद्र सरकार के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, सीए लाया गया, और उस दौरान एनआरसी की भी बात उठी, और कई राजनीतिक पार्टियों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, जिसमें से आप जहां से आती हैं वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल थी, जिन्होंने ये तक कह दिया था कि मैं नहीं लागू होने दूंगी, या सीए हो या एनआरसी। खैर, एनआरसी की बात तब आई भी नहीं थी, पर उस समय पर इस तरीके के भ्रम की बातें फैलाई गई कि मुसलमानों को देश छोड़ना पड़ेगा, मुसलमानों के खिलाफ एनआरसी है। जब बात देश के घुसपैठिए रोहिंग्याओं की आती है तो राजनीतिक पार्टियां उसे मुस्लिमीकरण करके बोलती हैं कि ये दुश्मन सरकार जो है ये मुसलमानों के खिलाफ बिल लेकर आ रही है। देखिए, ये उनकी मजबूरी है, जिस मजबूरी को समझना पड़ेगा, लेकिन काम वही करना पड़ेगा जो देश के हित में होगा। विपक्षी दल में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नमाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता बानो की पार्टी हो, उनकी मजबूरी अब इतनी हो चुकी है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट पर ही वो निर्भर कर रहे हैं। अब मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी ने 27% से 40% किया कैसे? ये वही ममता बनर्जी हैं जो स्पीकर के मुंह पर कागज फेंका करती थी और लेफ्ट फ्रंट और कम्युनिस्ट सरकार को गालियां परोसा करती थी कि उन्होंने घुसपैठिया घुसाया हुआ है और वो बार बार जीत जाते हैं और पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना लेते हैं। और आज ये वही ममता बनर्जी हैं जो कह रही हैं कि यहाँ पर मुसलमानों को खतरे में डाला जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ एनआरसी ला करके या सीए ला करके उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो सीए तो 1 साल हो गया भैया, कौन सा मुसलमान निकल गया? मैं भी तो मुसलमान हूं। नाजिया अगर घुसपैठिया होती तो अपने परिवार के साथ अपना लोटा कंबल उठा चुकी होती। नाजिया अगर घुसपैठिया होती तो खुद जाकर के कह देती कि मेरे पूर्वज यहाँ के हैं तो इसलिए मुझे निकाल दीजिए। देखिए, ये वोट की लालसा
ये वोट की लालच, ये अपने पद को बचाने की लालच, ये अपने चेयर को बचाने की लालच और सत्ता में रहने की लालच ने इन लोगों को मोदी विरोधी से उठा करके अब देश विरोधी, संविधान विरोधी और देश की सुरक्षा विरोधी बना दिया है। लेकिन ये मोदी की सरकार है। घुसपैठिया निकलेंगे, हम निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर इमीडिएट चलने की जरूरत आन पड़ी है। मैम सवाल ये भी है, जो तमाम एक्सपर्ट और तमाम लोगों की जब राय आती है और इन्हीं रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों को लेकर वो ये भी कहते हैं कि जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि ये दीमक की तरह हमारे देश को खा रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि ये हमारे देश की कहीं ना कहीं डेमोग्राफी को भी चेंज कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा खतरा है? नहीं, डेमोग्राफी तो चेंज हो ही रही है कंप्लीटली। आप पश्चिम बंगाल आइए, आपको वाकई में फरहाद हकीम ने जो कहा मिनी पाकिस्तान है, आपको वैसा ही लगेगा। हिंदू डरा हुआ है। हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकालता है तो डरता है, हिंदू अपना दुर्गा पूजा करता है तो डरता है, हिंदू अपना दिवाली करता है तो डरता है, हिंदू अपने लिए हनुमान चालीसा करने जाता है तो डरता है। आपको पता है, मैंने 2 बार कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि मुझे हनुमान चालीसा करने दीजिए। तो कलकत्ता हाई कोर्ट, पुलिस ने नहीं करने दिया, पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि अब आप दीजिए उसको लेटर, तो वो आपको करने देगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश में लेकिन हमें हनुमान चालीसा करने के लिए पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है और हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है कि जिस भारत में जिस मातृभूमि की हम पूजा करते हैं, उस मातृभूमि पर हनुमान जी का चालीसा पढ़ने के लिए, उनकी चौपाई पढ़ने के लिए हमें कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ रहा है।